370 को लेकर बीजेपी का एक क्लेम था कि हम 370 को हटाएंगे जब पावर में आएंगे, लेकिन ये तो कभी क्लेम नहीं था कि हम जो है स्टेट को यूटी बनाएंगे। ये तो मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत हुआ और इस चीज़ से आज भी हम बिल्कुल टोटली डिसएग्री है। हिंदुस्तान को कोई आफत हुई है, इस एरिया में मुल्क को एक आफत हुई है, लद्दाख के लोग हमेशा फोर फ्रंट पे रहे, लेकिन जब सरकारों को कुछ देने की बारी आती है तो उन्होंने हाथ पीछे करना, ये गलत बात है। कश्मीर लाइफ के सियासी मंजरनामा के एक और शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद करगिली साहब, जो कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कोर कमेटी मेंबर हैं। उसके साथ साथ इस्लामिया स्कूल जो है उसके भी ये मेंबर हैं। करगिल और लद्दाख की जो पॉलिटिक्स है उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि करगिल और लेह जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे 2019 तक, और 2019 में आर्टिकल दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद इन्हें एक अलग यूटी दी गई। और देखते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हालात रही 370 के हटने के बाद। बहुत इस्तकबाल सर आप। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि करगिल को उनकी रिप्रेजेंटेशन मिल गई पार्लियामेंट में। जी, पहले आप इस रिप्रेजेंटेशन के हक़ में नहीं थे, जैसे आपने अपनी जो नॉमिनेशन है वो भी फाइल किया था, उसके बाद आपने विड्रॉ किया और जो कैंडिडेट है जो करगिल से अभी लड़ रहे थे इलेक्शन और बाद में जो है वो जीत भी गए, आपने उनको सपोर्ट किया। तो ये सब कैसे हुआ कि पहले उनके हक़ में नहीं थे, बाद में उनके हक़ में आ गए? इस सब के पीछे कहानी क्या है? बेसिकली एक अरसे से पूरा करगिल मुत्तहिदा तौर पर हम ये चाह रहे थे कि करगिल जो है वो नुमाइंदगी से महरूम था, तो एक नुमाइंदगी हो। और काफ़ी कोशिश ये थी कि 2019 में भी हमने काफ़ी कोशिश की कि हम मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ें, लेकिन उस वक़्त वो इत्तेहाद बन नहीं पाया। लेकिन इस बार भी वही जो शक्ल है वो सामने आ रही थी, लेकिन आखिर में मैंने और हमारे इदारे की तरफ से जमीयत उलमा इस्ना शरिया करगिल, जिसे इस्लामिया स्कूल कहते हैं, और वहाँ के जितने भी उलमाए किराम अरकान वगैरह थे, तो उन सब ने ये तजवीज़ दी कि इस बार आप अपना मैंडेट विड्रॉ करें और इस यूनिटी के लिए कम से कम कुर्बानी दें। तो फिर उसके बाद उनके कहने और फिर करगिल के वसी तर मुफाद के लिए फिर मैंने सोचा कि मैं अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर देता हूं। तो वो नॉमिनेशन विड्रॉ किया, और उसके अलावा भी जो मौजूदा कैंडिडेट हैं हाजी हनीफ़ा जान साहब, तो उनके साथ भी मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी बहुत बेहतर थे, तो वो भी एक रीज़न था। लेकिन मेन जो रीज़न है कि करगिल के वसीतर मुफाद के लिए और हमारे अपने इदारे के का उसकी इज़्ज़त की का सवाल था, क्योंकि जो हाजी हनीफ़ा जान साहब हैं वो भी उस इदारे से मुंसलिक रहे हैं और एक अरसे तक उधर काम किया है यूथ विंग इस्लामिया स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो फिर उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि इस बार अगर फ़ैसला नहीं लूँ तो शायद हो सकता है करगिल जो है वो मेरे इस फ़ैसले की वजह से हम सीट खो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं स्टेप बैक करूं, और हम दोनों में से किसी न किसी एक को स्टेप बैक करना ही था, वो ज़रूरी था। तो इस बार मैंने ये कुर्बानी अपने वसीतर मुफाद के लिए दी। ये चीज़ हम अक्सर देखते थे कि करगिल में वोट्स जो हैं, जैसे आपने कहा कि डिवाइड हो जाते थे। अगर आप इलेक्शन लड़ते तो तकरीबन 25-30 हज़ार वोट, तो जैसे पिछले इलेक्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पिछले इलेक्शन में भी आपको ठीक ठाक वोट मिले थे, सेकंड नंबर पे आप आए थे। जो चीज़ अक्सर करगिल में होती थी इस बार वो लेह में देखने को मिली, क्योंकि लेह में बीजेपी का कैंडिडेट भी था और इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट भी था, जो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस का कैंडिडेट था। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ जैसे हमने लेह में देखी, इससे लेह को नुकसान हो गया और लेह और करगिल के बीच में कुछ डिवाइड देखने को मिला हमें? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ डिवीज़न हुआ है लेह और करगिल में। और फ्रेंकली बताऊं तो यही एक रीज़न है कि यही 4-5 साल में एक मौका मिलता है जहां लेह और करगिल के बीच में थोड़ी सी खलिश हल्की फुल्की होती है, क्योंकि दो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जहां जिनको अपनी नुमाइंदगी चाहिए पार्लियामेंट में, और ये कोई गलत बात नहीं है। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स चाहते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव जाए। और ये जो बातें हो सकता है 2019 से के बाद जो है करगिल में कही जाती थी कि यहाँ 2 हो गए और डिवाइड हो गए, अब हो सकता है यही बातें 4-5 साल लेह में चलेंगी कि डिवाइड हो गए और
मैंडेट करगिल चला गया, उम्मीदवार करगिल का जीत गया। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इन चीज़ों से होता है। बेसिकली जो ये एक रीज़न होने की वजह से हमने जो KDA और अपेक्स बॉडी का हमारा एक 4 पॉइंट एजेंडा है, उसमें एक जो चीज़ हमने डिमांड की हुई है कि हमें अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेह के लिए अलग से और करगिल के लिए अलग से। क्योंकि जब हम यूटी नहीं थे, स्टेट का हिस्सा थे, तब भी हमारे पास एक ही हम कॉन्स्टिट्यूंसी थे, और हिंदुस्तान का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी वो लद्दाख है। तो इसलिए उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लद्दाख के जो सेंसिटिविटी, रीजनल सेंसिटिविटी और फिर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए इस एरिया में कम से कम 2 पार्लियामानी सीट्स होनी चाहिए। तो उस पर सरकार उम्मीद है कि जब 2026 में डिलिमिटेशन होगा तो उम्मीद है कि उस वक्त ये फैसला लिया जाएगा और कम से कम लद्दाख को 2 सीटें मिलें। ये तवक्का हम कर रहे हैं और ये हमारी डिमांड भी है। तो इससे थोड़ा मिनिमाइज़ होगी। जैसे आपने 4 पॉइंट एजेंडा की बात की, ये देखने को मिला कि ये कुछ ऐसी डिमांड्स है जिसमें लेह और करगिल दोनों एक साथ हैं, मुश्तरक हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इसमें वो भी वही डिमांड कर रहे हैं, चाहे फिर वो 6 शेड्यूल हो, स्टेटहुड हो, और सेम चीज़ करगिल भी डिमांड करता है। तो क्या आपको लगता है इन 4 पॉइंट एजेंडा में से सेंटर से आपकी मुलाकात अक्सर होती है? जैसे अभी जो सब कमेटी बनाई उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ। 6 रुकनी हमारी टीम है, 3 लेह से हैं, 3 करगिल से हैं। तो उसमें जब हमारी बात हुई तो सरकार 6 शेड्यूल देने में और स्टेटहुड देने में बिल्कुल वो तैयार नहीं है। और जब हमने मार्च में 2024 में यूनियन होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी तो उन्होंने कैटेगोरिकली इसको रिफ्यूज़ किया था कि 6 शेड्यूल भी नहीं दे सकते हैं और स्टेटहुड भी नहीं दे सकते हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो यूटी हमने आपको दी है वो हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, आपको यूटी नहीं देनी चाहिए, यूटी भी नहीं देनी चाहिए थी। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने सुना होगा अभी हाल ही में, और हम लोग ये भी बोलते आ रहे हैं कि अगर हमारी ये 4 डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो फिर हम यही यूटी विदाउट लेजिस्लेचर में रहेंगे और इसमें मज़ीद हमारा डिसएम्पावरमेंट होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इनमें से कोई 4 में से एक भी डिमांड आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम फिर हमें अपना स्टेट ही बैक कर दो। जो हमें 4 अगस्त को था, कम से कम एक डिविजनल स्टेटस था, हमारे पास अपनी रिप्रेजेंटेशन थी, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने का हमारे पास इख्तियार था, हमारे पास एक पीपल्स पार्टिसिपेशन थी, हमारे अपनी असेंबली थी। तो अब तो हमें असेंबली भी आपने छीन लिया और सरकार ने ये कहा था कि लद्दाख को यूटी देकर हमने उसको एम्पावर किया है। तो एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 4 MLA थे और 2 MLCs थे तो वो 4 की जगह में 8 MLA होने चाहिए थे, 2 की जगह में 4 MLCs होने चाहिए थे। एम्पावरमेंट तो यूँ होता है, बल्कि उसके बजाय जो रिप्रेजेंटेशन थी वो रिप्रेजेंटेशन भी छीनना मुझे लगता है लोगों को बेआवाज़ बनाना है। तो लोगों को बेआवाज़ नहीं बनाना चाहिए और ये जो 4 पॉइंट डिमांड्स है उसको सीरियसली सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि पूरा लद्दाख इन डिमांड्स को लेकर एक पेज पे है। और अगर सरकार ये तमाम चीज़ें फुलफिल नहीं कर पाती हैं तो फिर उसके बाद इनको फिर वापस चलना चाहिए और उस गलती को सुधारना चाहिए जिस गलती का हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने हमारी मीटिंग। हम 5 अगस्त की बाद में करते हैं। पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी MP आ गया जी, तो क्या उम्मीदें हैं जो अभी MP यहाँ से करगिल से या लद्दाख से मुश्तरका तौर पे गए हैं, वो क्या बात करेंगे? पहले तो जो हमारे जो मामलात हैं, जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको डिफेंड करें, लद्दाख के मामलात देखें। और लद्दाख में जो हम देख रहे हैं कि पिछले 4 साल में मतलब बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मैदान में जो है वो अभी तक पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक सर्विस कमीशन का हमसे वादा किया है सरकार ने, अभी तक उसको जल्द अज जल्द पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख को अलग से मिलना चाहिए। और अगर लद्दाख को अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं मिलता है तो जैसे कि हमारे KDA अपेक्स दोनों ने मिलकर ये डिमांड की है कि जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें लद्दाख को शामिल किया जाना चाहिए। ये पास्ट प्रैक्टिस हमारे इसमें रहा है रीजन में। दूसरा जो जॉब्स का सवाल है, अभी तक पिछले 4-5 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट नौकरी किसी एक सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली है। और ये जो आउटसोर्सिंग के नाम पे एक लूट मचा रखी है वो बंद होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं ख़ासकर स्टूडेंट्स को, और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है रिक्रूटमेंट वगैरह में आउटसोर्सिंग के नाम पे, तो इन चीज़ों को एश्योर करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक जोजिला टनल जो बन रहा है उसमें उस काम में सुरात आए। हालांकि इस बात की भी मैं आपके मीडिया के थ्रू अप्रिशिएट करूँगा, जो नितिन गडकरी साहब ने बहुत एक ज़बरदस्त काम किया है
एक जाल बिछाया उन्होंने पूरे लद्दाख में रोड्स का, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रोड्स ऐसी हैं जो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। जैसे पहलगाम और पानीघर का रास्ता है, द्रास और गुरेज का रास्ता है, इसी तरह हनु और तुर्तुक का रास्ता है। ये वो रास्ते हैं जो हमारे कदीमी रास्ते हैं, इन रास्तों को जोड़ना चाहिए। और इन रास्तों को जुड़ने से एक तो उन इलाकों में आमद-ओ-रफ्त के जो ज़राए हैं वो बहुत अच्छे से खुल जाएंगे, लोगों को इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा, सयाहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, और फिर जाहिर सी बात है डिफेंस भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं, डिफेंस के एतबार से भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी ये चीज़ें। 2019 में जो फैसला आया दफ़ा 370 की मनसूखी हुई, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो हटा दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, इसकी असेंबली मानी जाती थी कि सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड असेंबली है, वो असेंबली डिज़ोल्व हो गई, ख़त्म हो गई। जम्मू कश्मीर को यूटी मिला लेकिन लेजिस्लेचर के साथ मिला, लद्दाख को यूटी मिला लेकिन विदाउट लेजिस्लेचर मिला। तो क्या लद्दाख के लिए क्या ऐसा बदला है, क्या ऐसा बदलाव आया है 2019 के बाद? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छिन जाना ये ख़ुद अपने आप में एक नाइंसाफ़ी है, क्योंकि स्टेट डिज़र्व करता है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है डेमोक्रेसी डिज़र्व करते हैं, लद्दाख के लोग भी डेमोक्रेसी डिज़र्व करते हैं। ये बहुत गलत हुआ जो कुछ हुआ कि 370 को लेकर बीजेपी का एक क्लेम था कि हम 370 को हटाएंगे जब पावर में आएंगे, लेकिन ये तो कभी क्लेम नहीं था कि हम जो स्टेट को यूटी बनाएंगे। ये तो मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत हुआ, और इस चीज़ से आज भी हम बिल्कुल टोटली डिसएग्री है। और जाहिर सी बात है जो अभी 5 बेंच का जजमेंट आया है 370 के हवाले से, मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब हो सकता है 7 बेंच जज बैठ के जो है इसी 370 पे कुछ और जजमेंट दे, या हो सकता है कि 370 के मुतबादिल में कोई और चीज़ आए जो 370 से बेहतर हो। खैर ये तो चीज़ें जब इवॉल्व हो जाएंगी तब जाके आगे पता लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है असेंबली का होना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान की जो शिनाख्त है वो यूनियन से है, उनके जो इकाइयों से है, जो अलग अलग इकाइयाँ अलग अलग रियासतें हैं, उसका फेडरल स्ट्रक्चर है, उससे है। तो लद्दाख को इससे महरूम रखना, रिप्रेजेंटेशन से महरूम रखना, और फिर जम्मू कश्मीर को स्टेट को डिसएम्पावर करके डाउनग्रेड करके यूटी बनाना, ये अपने आप में अनएक्सेप्टेबल चीज़ थी। और लद्दाख के साथ तो ज़्यादा ही ह्यूमिलिएशन हुआ, और मुझे लगता है कि लद्दाख को तो एक ऐसी गाड़ी मिली कि जिसमें इंजन ही नहीं था, मतलब गाड़ी इंजन के बगैर। तो यूटी जो न लेजिस्लेचर है उसमें, न रिप्रेजेंटेशन आज हम चुन सकते हैं। लद्दाख तो पूरी तरीके से वॉइसलेस हो गया। आपको मालूम है, और ये आपके नाजरीन भी अच्छे से जानते हैं कि लद्दाख एक स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव रीजन है। एक तरफ चाइना का बॉर्डर है, एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है, और एक बहुत सेंसिटिव रीजन है। इकोलॉजी भी बहुत नाजुक है, हमारा फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है। तो इसमें ना आप बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को यहाँ ला सकते हो इस नाजुक इकोलॉजी के होते हुए इस रीजन में। दूसरा, ये इस सेंसिटिव रीजन में आवाम को भी वॉइसलेस करके रखना जो है, मुझे लगता है लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि जब हिंदुस्तान को कोई आफत हुई है, इस एरिया में मुल्क को एक आफत हुई है, लद्दाख के लोग हमेशा फोर फ्रंट पे रहे, लेकिन जब सरकारों को कुछ देने की बारी आती है तो उन्होंने हाथ पीछे करना, ये गलत बात है। तो मुझे लगता है इस पर सरकार को सोचना चाहिए, और लद्दाख को अपना स्टेट मिलना चाहिए, लद्दाख की अपनी असेंबली होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की अपनी असेंबली होना चाहिए। और मैं वेलकम करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के वसातत से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो अनाउंसमेंट किया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा भी वापस होगा, बिल्कुल होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, इसमें कतई देर नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ लद्दाख को भी अलग से राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लद्दाख में भी असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, कम से कम लद्दाख को भी उसी 4 अगस्त में जो रियासत का सेटअप था, जिसमें डिविजनल स्टेटस था, लद्दाख को रोटेशनल हेडक्वार्टर्स थे हमारे, तो उसको वो वापस करना चाहिए। तो ये एक लॉजिकल चीज़ है जो होनी चाहिए। ये जो आप बात कह रहे हैं, क्या लेह की रिप्रेजेंटेशन भी इस बात से इत्तेफाक रखेगी कि जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को वापस जोड़ दिया जाए? देखिए, जब यूनियन टेरिटरी की डिमांड उठी थी लेह में, तो उस वक्त पूरा करगिल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब सरकार को ये लगा कि ये सरकार के मुफाद में है, नेशन के इंटरेस्ट में है, मुल्क के मुफाद में है, तो वो डिसीजन लिया, और उसे ये कह के लिया कि ये पूरे लद्दाख की डिमांड है। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लेह के अंदर भी जो लीडरशिप है इस वक्त, वो यूटी से खुश नहीं है, क्योंकि एक अरसा उन्होंने भी ये कहा है कि मतलब
पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि वी वेयर बेटर ऑफ इन जम्मू एंड कश्मीर रादर देन दिस यूटीज करंट सेटअप से, तो हम उसमें बहुत अच्छे थे। तो मुझे लगता है कि इससे बदतर हालत होने से बेहतर है उसी हालत में पलट जाना जिस हालत में हमारी बेहतरी थी। तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले टाइम में लेह में भी लीडरशिप समझेगी। और करगिल तो बिल्कुल बुरी तरह से पिस रहा है ना जनाब। अभी आप देखें हमारे यहाँ हम तिजारत हो, एजुकेशन हो, इक़्तिसाद हो, सेहत हो, हर मामले में डिपेंडेबल हैं कश्मीर के। हमारे एक कल्चरल, एक सदियों पुराने रवाबित भी रहे हैं। साथ ही में एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो है मैं ये बताता चलूँ आपको कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ख़ासकर करगिल में अगर आप देखें, करगिल में आज यूटी एक बन गई, एक यूटी है, एक एलजी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, लेकिन करगिल का बंदा अपनी गाड़ी लेके लेह के इनर रूट्स में नहीं जा सकता है। वहाँ के टैक्सी ऑपरेटर्स को वहाँ के इनर रूट्स में, लेकिन मैंने सुना है कि इतनी बात सही है ये तो मुझे मालूम नहीं, उसकी थोड़ी वेरिफिकेशन में करूँगा, लेकिन आप तक ये बात पहुँचाऊँगा। हो सकता है आपके जो देखने वाले उस पर कॉमेंट करेंगे कि हिमाचल से गाड़ियाँ आती हैं पेंगोंग वगैरह, लेकिन करगिल की गाड़ी इनर रूट्स पे नहीं जाती है। तो ये बहुत गलत बात है ना। तो कम से कम जब हमारा स्टेट था एटलीस्ट लेह में नहीं जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। कश्मीर के हर इनर रूट पे जो है करगिल की गाड़ियाँ चलती थी, करगिल की कश्मीर से जो गाड़ियाँ आती थी करगिल के हर इनर रूट पे जाती थी। तो इस वक्त तो जो हज़ारों फैमिलियाँ जो है वो दरबदर हैं इन मामलात में, कोई स्ट्रीमलाइन पॉलिसी ही नहीं है। जो हमारी गाड़ियाँ उनको इंटर होना चाहिए। इसी तरीके से लद्दाख में बहुत अच्छा माहौल बना है इसी यूटी की वजह से, और इसी यूटी में जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उसकी वजह से बौद्ध, मुसलमान, ले, करगिल सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे काम करना बाकी है। आपने इसमें कहा कि जैसे लद्दाख है या लेह की अगर हम बात करते हैं, वो यूटी की डिमांड बहुत अरसे तक करते आ रहे थे, तो शायद ये एक वजह है कि उनके लिए ये बात कहना मुश्किल है कि हमें जम्मू कश्मीर के साथ फिर से जोड़ दिया जाए। मुमकिन है, लेकिन दबे दबे लहजे में बहुत सारे लीडर्स ये कह रहे हैं ना कि भाई वी वेयर बेटर ऑफ इन जम्मू एंड कश्मीर। और मैं आपको बताऊं कि जब हमारी MHA में मीटिंग हुई तो हमारे लेह के जो फॉर्मर LBA के प्रेसिडेंट थे और एपेक्स बॉडी के हेड थे, उन्होंने कहा कि हमने डोगरा का दौर भी देखा, हमने अंग्रेज़ों का दौर भी देखा, और हमने जम्मू कश्मीर के कश्मीरी गवर्नमेंट के अंदर भी हमने दौर देखा, लेकिन जो जितना बुरा दौर आज का है उतना बुरा पहले नहीं था। ये उनके वर्ड्स थे जब उन्होंने MHA में कहे। तो जाहिर सी बात है कि एक फीलिंग तो है ना कि लोग इस यूटी के सेटअप से खुश नहीं। हम नहीं कहते हैं कि आप डायरेक्ट उठा के लद्दाख को जो है जम्मू कश्मीर में मर्ज कीजिए। हम कहते हैं कि हमें अपना सेटअप दें, हमें अपना स्टेटहुड दें, हमें अपना 6 शेड्यूल दें। लेकिन हमें वो कुछ भी अगर आप नहीं देना चाहते हो, हमें बिल्कुल आप मना ही कर रहे हो, कुछ देना ही नहीं है, तो कम से कम जो था हमारा एग्जिस्टिंग वो तो हमें वापस कर दो। तो कहने का गर्ज ये है। तो अब बात सब्ज़ी ला करके राशन कार्ड देख करके सब्ज़ी डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो राशन कार्ड पे सब्ज़ी दी गई है। तो ये दौर भी हमारे लोगों ने देखा है, और आज ऐसे दौर से हम गुज़र रहे हैं जहां आज भी ना हमारे पास, आज भी आप देखें हमारे पास कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास कोई अपना स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है लद्दाख के अंदर, हमारे पास कोई अपना मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे पास अभी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसे आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहें, जिसमें आप न्यूरो का कोई सर्जरी होता हो, हार्ट सर्जरी होती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूटी किस चीज़ के लिए है? मतलब इस यूटी में क्या है? यूटी में तो कहा जाता है कि बजट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा आएगा, डेवलपमेंटल काम ज़्यादा होंगे, तो उसका ग्राउंड पे कोई देखिए ना सर, लोग देखिए, मैंने अभी आपके सामने तारीफ़ की जनाब नितिन गडकरी साहब ने, उन्होंने बहुत रोड का जाल बिछाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोटी नहीं खाते हैं ना लोग। रोटी बना करके तो आप यूटी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो ना। हमें और भी चीज़ें हैं ना, हमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें टीचर्स चाहिए, एडुकेट टीचर्स नहीं है हर स्कूल में। अभी आप देखें जो परेशानियों से लद्दाख जूझ रहे हैं, 4 साल में एक गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी एक सिंगल लद्दाखी को नहीं मिला है। स्पोर्ट्स में अभी हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेलते हैं, स्पोर्ट्स की पॉलिसी नहीं बनी है, स्पोर्ट्स कौंसल नहीं है पिछले 4 साल से। तो ये वो मसाइल हैं जिसकी तरफ तवज्जो नहीं है। छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये बहुत बड़े मसाइल हैं, तो इनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और इन्हीं मामलात को हम जो है बार बार सरकार के सामने रखते भी हैं, उठाते भी हैं। आपको मालूम है पूरे लद्दाख, पूरे हिंदुस्तान में 80% एप्रिकॉट जो है करगिल से प्रोड्यूस होती है। एप्पल आपने सुना होगा, करकिचू एप्पल बहुत
प्रोमिनेंट एप्पल है। लेकिन अभी जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं वो सारे जीआई टैग आपको लेह में दिए हैं, एक भी जीआई टैग करगिल को नहीं मिला है। तो ये तो ओपन डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें हैं ना। तो जब वॉइस नहीं है, आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपकी असेंबली नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये इश्यूज दबे रहते हैं, इन इश्यूज़ पे बात नहीं होती है। क्या लेजिस्लेचर अभी हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड ख़राब हुआ, ये तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा साहब का, उन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के ये अल्ट्रासाउंड जो है सिटी स्कैन जो है वो करगिल में पहुंचा के इंस्टॉल किया, जिसके लिए 4-5 महीने लगे, लेकिन उन्होंने इस पर बहुत कोशिश की। लेकिन इससे पहले वहाँ सिटी स्कैन का भी इशू था, एक सिटी स्कैन नहीं था हॉस्पिटल के अंदर। तो अब यूटी के क्या माने, सिर्फ बोर्ड लगाने से तो यूटी नहीं बनता ना। जैसा आपने कहा कि लेजिस्लेचर नहीं है, जैसा हम सब जानते हैं, क्या इसका एक रीज़न हम ये समझ सकते हैं कि लद्दाख, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा एरिया है जब कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखते हैं, लेकिन जब हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो बहुत कम पॉपुलेशन है, माइन्यूट पॉपुलेशन है, फिर चाहे वो मुस्लिम्स हो या बौद्ध हो, बहुत लिमिटेड है। तो क्या लेजिस्लेचर ना देने की ये भी एक वजह हो सकती है कि आबादी काफ़ी कम है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सामने मिसालें हैं, जैसे सिक्किम को स्टेट बनाया गया था, लेजिस्लेचर दिया गया था, तो उनकी भी आबादी तकरीबन 4 लाख थी और उनका एरिया भी लद्दाख से बहुत छोटा एरिया है। तो जब सिक्किम में उस दौर में दिया जा सकता है, तो आज जो है लद्दाख की तो पॉपुलेशन तकरीबन 2011 से सेंसस ही नहीं हुए हैं, 2011 से सेंसस नहीं हुए, तो अब तक तो लद्दाख की भी आबादी बढ़ चुकी है, एरिया भी हमारा, और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर देना चाहिए। हमने अक्सर देखा कि आप या करगिल के जो लीडर्स हैं वो अब नेशनल लीडर्स से या जो हमारे यहाँ से उम्मीदवार बाकी जीते हैं कश्मीर से, उनसे मिलते हैं, उनसे बात होती है। तो क्या किस बारे में बात करते हैं ख़ास तौर पे? क्या ऐसी बातें हैं जो करगिल और कश्मीर को या करगिल और लद्दाख को पर्टिकुलरली जोड़ने की बात करते हैं? देखिए सर, करगिल एक ब्रिज है, करगिल का नाम ही गारखिल है, गारखिल से मुराद वेयर टू स्टे। ज़माने कदीम में आप बल्तिस्तान से, करगिल से, श्रीनगर से, लेह से, ज़ंस्कार से, जहाँ से भी आते थे तो करगिल सेंट्रल पॉइंट होता था। तो ये एक फितरी बात है कि कारगिल के लोगों के रवाबित जो है वो इस रीजन में जितने भी लोग हैं उन सबसे बेहतर रहे हैं हिस्टोरिकली। और करगिल में भी आप देखें डिफरेंट एथनिसिटीज़ है, पुरिक हैं, बल्तीज़ हैं, शिनाज हैं, कश्मीरीज़ भी हैं, तो डिफरेंट एथनिसिटीज़ वहाँ आबाद हैं। तो जब हम कश्मीर के साथ तो हमारे तारीख़ी और हिस्टोरिक रवाबित रहे हैं, वैसे भी ये जो आर्टिफिशियल लाइंस बनाई गई हैं इनकी हमारे सामने कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं है। ये हमारे दिलों को तो दूर नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि कश्मीरी आवाम के साथ हमारे जज्बात, एहसासात, हमारे सकाफ़ती रिश्ते सब कुछ जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है हम जब आते हैं यहाँ तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनसे हमारे नज़रियात मिलते हैं, जिनसे नहीं भी मिलते हैं, तो उन सबसे हम मिलते हैं, अपना दर्द सुनाते हैं, उनका दर्द सुनते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी बात आगे करिए, आप हमारी एडवोकेसी कीजिए, क्योंकि हम तो वॉइसलेस है ना, हमारे पास तो वॉइस ही नहीं, हमारी बात कौन सुनेगा। हम तो कोई पॉलिटिकल पावर भी नहीं है कि जहां हम किसी हुकूमत को गिरा सकें या हुकूमत को बनाने में कोई रोल प्ले कर सकें। ले दे के एक MP आता है ना, तो वो चीज़ें हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए जब कश्मीर आते हैं, जैसे अभी मैं हाल ही में सईद रूहुल्लाह साहब से मिला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि लद्दाख के इश्यूज़ को आप पार्लियामेंट में आप उठाएं और हमारे जो MP साहब हैं उनके साथ आप भी हम आवाज़ हो जाएं और उठाएं और इन चीज़ों को सामने रखें। अभी मीरवाइज साहब से भी मैं मिला, क्योंकि एक मजहबी शख्सियत हैं, पूरे लद्दाख में भी उनको चाहते हैं, कश्मीर में भी चाहते हैं, इस पूरे ख़ित्ते में उनके चाहने वाले बहुत हैं। फिर जामा मस्जिद में वक्तन फ़वक्तन जो पाबंदियाँ हैं उस पर अपना इज़हार गम किया, क्योंकि मैं जमीयत उलमा का भी नुमाइंदा हूँ। तो जमीयत उलमा हम वैसे तो हमारे जो उलमाए किराम अपने नमाज के खुतबों में, अपने मजालिस में बार बार जिक्र करते रहते हैं, लेकिन वो बात यहाँ तक पहुँचती है नहीं पहुँचती है अपनी जगह, लेकिन वो एक एहसास वहाँ ज़िंदा है। तो एक मुलाकात के ज़रिए वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं हम लोग, फिर हमारे ऊपर क्या है, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, वो सारा चीज़ एक्सचेंज ऑफ थॉट होता है। तो मिलने में कोई पाबंदी नहीं, तो हम तो सबसे मिलते हैं। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, UT जब से बनी है एक बार भी लद्दाख विज़िट नहीं किया, उनको आना चाहिए, लद्दाख विज़िट करना चाहिए।
क्योंकि आदमी वहाँ विज़िट करता है जहाँ वो उसको अपना समझता है। तो लद्दाख के लोगों को अगर भारत सरकार ख़ासकर, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब या होम मिनिस्टर साहब से कहता हूँ, उनको विज़िट करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलना चाहिए, ग्राउंड सिचुएशन का भी मुआयना करना चाहिए कि यूटी बनने के बाद लोग खुश नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या रीज़न्स हैं, और ऑप्शंस तलाश करने चाहिए कि उनको कैसे जो है इनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता है। सज्जाद साहब, आखिर में एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। इस बार जो सेंटर में सरकार आई है वो पिछली 2 टर्म से काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि पिछली 2 टर्म्स में बीजेपी की अपनी सरकार थी, अपनी जो मेजॉरिटी थी। इस बार अपनी मेजॉरिटी नहीं है, एनडीए की सरकार है। तो क्या उम्मीद है इस सरकार से आपकी, मोदी 3.0 से आपकी क्या उम्मीदें हैं एक पॉलिटिकल लीडर? मैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है हमारे मिजाज के और राय के बरखिलाफ़ 370 हटाया उन्होंने। यह हटाना अगर हम मोदी के ज़ाविये से देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक उनके लिए अचीवमेंट था अपने लिए, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा था। हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक बिट्रेयल था, नुकसान था। तो उसी तरीके से जो भी फैसले लिए हैं तो एक चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए लिए हैं। तो मैं कहता हूं कि जो एनर्जीज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिखाए हैं इन इश्यूज़ के लिए, उसको दूसरे तौर पर भी अगर इन एनर्जीज़ का इस्तेमाल करें और डायलॉग शुरू हो, ख़ासकर हमारे जो ट्रेड बंद हैं वो ट्रेड शुरू हो, ख़ासकर कारगिल अस्कर 2 रोड है हमारे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रीजनल टॉक्स हों, उसी तरह कश्मीर के अवाम से बात हो, यहाँ के लीडरशिप से बात हो, लद्दाख में डेमोक्रेटिक राइट्स मिले, लोगों को असेंबली मिले, स्टेटहुड मिले, नहीं तो अपना वो स्टेट है उसको दिया जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जब लोगों से संवाद जिसे कहते हैं रवाबित, और राबिता टूट चुका है। जो मोदी साहब खुद ने कहा था दिल्ली की दिल से दूरी, हाँ, दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, तो उसको कम करने की ज़रूरत है। कश्मीर में बहुत सारे लोग बेगुनाह तौर पर असीर हैं, उनके साथ भी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो लोग बेगुनाह हैं उनको छोड़ना चाहिए। इसी के अलावा जो हिंदुस्तान भर में माइनॉरिटीज़ के अंदर एक ट्रस्ट डिफिसिट है, एतमाद का फुकदान है, उसको बिल्ड करने की कोशिश मोदी सरकार को करनी चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को लेके अपोजिशन सवाल उठा रहा है उनको इंश्योर करना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे उन्होंने अभी हाल ही में जो वाजपेयी साहब के जुमले को दोहराया मोदी साहब ने कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, उसमें मुझे लगता है जो आखिर के 2 जुमले हैं इंसानियत और जमहूरियत, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कश्मीर में भी और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी। तो ये मुझे लगता है वो ये है। आखिरी बात मैं कहूँगा कि देखिए बार बार ये मिसाल मैं देता हूँ और इस प्रोग्राम में भी, और हमारे एक उस्ताद भी ये कहा करते थे कि मच्छर जो है वो सबको काटता है, मलेरिया किसी किसी को होता है। मलेरिया उसको होता है जो अंदर से कमज़ोर हो। किसी भी मुल्क के अंदर कमज़ोरी अगर अंदर आ जाए तो वो मुल्क बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन अगर अंदर से देश मजबूत हो, कोई भी मुल्क मजबूत हो, तो ज़ाहिरन को कितना भी कमज़ोर हो लेकिन बाहर की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो हमें अंदर से मजबूत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव का, आपका और तमाम लोगों का आपकी जिन्हें। आज के इस शुमारे में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।